गुड मॉर्निंग मर्सल जी। गुड मॉर्निंग एगिन जी। ऑडियो का बता दीजिएगा, ऑडियो क्लियर है? ओके, थैंक यू एगिन जी। थैंक यू मर्सल जी। So this is going to be the fourth lecture। ये हमारा चौथा लेक्चर होगा। गुड मॉर्निंग कहने जी। एंड नोट्स मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिए। जितना हमारा पोर्शन हुआ है उसके नोट्स आपके रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में मैंने अपलोड कर दिए। वो ऐप में भी अपलोड हो जाएंगे। आज हम इकोलॉजी के रिस्पेक्टिव कुछ बातें करेंगे। उससे पहले आपके कोई भी डाउट है प्लीज पूछ लीजिए। आपके कोई भी डाउट है प्रीवियस लेक्चर से तो प्लीज पूछ लीजिए। Good morning everyone। So basically we have moved to our unit 2। यूनिट 2 इकोलॉजी रहेगी। ये डिवीजन मेरे बनाए हुए डिवीजन है। इसके अकॉर्डिंग मैं आपको अलग अलग, जिसमें आपका एनवायरनमेंट पे हमने बात की, इकोलॉजी पे बात की, बायोडाइवर्सिटी पे हम बात करेंगे और बहुत सारे टॉपिक्स बात करेंगे। तो एक टॉपिक हमारा फिनिश हो गया। ये सेकंड टॉपिक है जिसमें हमने डिस्कस करना है। डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा हिपोक्रेसी की बात करते हैं जो एनवायरनमेंट को लेके होती है। इन्वायरमेंट को लेके किस लेवल पे हिपोक्रेसी दुनिया में देखने को मिलती है, इसका छोटा सा एग्जांपल आप देखिए कि बड़े बड़े कॉरपोरेशंस एक कोक की कैन को रिसाइकिल करके, उसके अलावा आप देखिए बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, जितना भी टॉक्सिक वेस्ट है नदियों में जा रहा है, समुद्र में जा रहा है, वाटर बॉडीज में जा रहा है, वो सब बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं। लेकिन फिर वो क्लेम भी करते हैं कि हमने कोक की एक कैन को रिसाइकिल कर दिया। मॉर्निंग एबीडी। सो इसी तरीके से आप देखिए बहुत सारे आपको देखने को मिलेगा कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स बड़ी बड़ी चैरिटी कर रहे हैं, बट वो पॉल्यूशन बनाने वाले भी वही कॉर्पोरेट्स है। तो इस तरीके से आपको ये बहुत बड़े लेवल पे हिपोक्रेसी देखने को मिलेगी, आयरॉनिकल चीजें देखने को मिलेगी। हम हर साल बात करते हैं कि गर्मी बढ़ती जा रही है। हम कहते हैं कि इस साल बहुत ज्यादा गर्मी है, लेकिन एक चीज हमको याद रखनी चाहिए, जिस हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, हर साल गर्मी का रेट बढ़ता जाएगा। सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि हम सब ई व्हीकल्स की बात करते हैं कि वो व्हीकल्स जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलने चाहिए, पर दुनिया भर की आधे से ज्यादा देशों में इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस की जाती है वो की जाती है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से। तो जो हम इलेक्ट्रिसिटी ई व्हीकल की बात करें, एक्चुअली में हम वही सारी चीजें दूसरी तरीके से कान पकड़े और हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से ही इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। उन्हीं पे ई साइकिल ई व्हीकल्स चल रहे। आप जितने भी स्टेशंस देखिए यहां पे भी लगे हुए हैं, सब के सब मोस्टली ड्रिवन है एक्चुअली में आपके नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से, कोल से। तो आप ये कह सकते हैं कि दिल को अच्छे लगने वाली बात है कि हम ई व्हीकल इस्तेमाल कर रहे हैं, हम पॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं, पर उस इलेक्ट्रिसिटी को बनाने में ऑलरेडी पॉल्यूशन हो चुका है। तो ये सारी चीजें हमको ध्यान में रखनी है। जैसे आप सब लोगों ने नाम सुना होगा ग्रेटा थनबर्ग का। सुना आप लोगों ने ग्रेटा का नाम? इन्वायरमेंटलिस्ट और ये सारी चीजें काफी ज्यादा इनके ऊपर वायरल हुई थी। अब इनके बारे में एक चीज वायरल हुई कि इन्होंने प्रमोट करना था इलेक्ट्रिक याच को। तो इन्होंने एक याच, इलेक्ट्रिक याच या इस तरीके की याच में बैठ के गए, एंड उसके बाद पूरा कैमरा वैमरा लेने के लिए दो लोग यहां स्वीडिश एक्टिविस्ट हैं,
अब देखिए, एक्टिविज्म अच्छी बात है, लोगों को जागरूक करना अच्छी बात है, पर कई बार क्या होता है, ये फेम में, ये नेम में हम जो एक्टिविज्म वाली चीजें वो पीछे रह जाती है। सो एक इंसिडेंट है जो काफी फेमस हुआ कि इन्होंने प्रमोट करना था इलेक्ट्रिक याच को। अब वो सारी रिकॉर्ड करने के लिए दो लोग एयरक्राफ्ट में ऑलरेडी गए, और जब ये वापस आई तो वापस ये जहाज से। तो ये सारी चीजें जब प्रमोट करिए तो उन सारी चीजों के बैकग्राउंड में ऑलरेडी पॉल्यूशन हो रहा है, जो कैमरामैन जा रहे हैं या वापस आने के रूट में ऑलरेडी पॉल्यूशन है। तो आप अगर ई याच को प्रमोट कर रहे हैं तो टोटली प्रमोट करें, सिर्फ कैमरे तक नहीं रहना चाहिए वो। चलिए बात करते हैं सो वी वर स्टडिंग अबाउट इकोलॉजी। हम इकोलॉजी की बात करें तो इकोलॉजी हम जानते हैं कि जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट के बीच में, उसको इकोलॉजी कहते हैं। ये इकोलॉजी टर्म को पहली बार एर्नस्ट हैकेल ने दिया था, लेकिन वो एक्चुअली में इकोलॉजी टर्म नहीं था, वो ओइकोलॉजी टर्म था। ओइकोलॉजी दो ग्रीक वर्ड को मिला के बना हुआ है, ओइकोस और लोगोस। लोगोस मतलब स्टडीज होता है, हमेशा जानते हैं हम, जिसके नाम के आगे भी लॉगी लगा होगा, जैसे जियोलॉजी, बायोलॉजी, जूलॉजी। तो ये लॉजी एक्चुअली में लोगोस वर्ड से आया है, ये याद रखिएगा, ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है स्टडी या साइंस। सो ऑइकोस आगे लगा है, ऑइकोस मतलब होता है लिविंग स्पेस या हाउस। इसको डिफाइन करने की कोशिश की हेकल ने, और हेकल ने कहा कि ये रिलेशन है एनिमल का उसके ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक एनवायरमेंट से। फिर एक और रिसर्चर है यूजेन ओम, उन्होंने बोला कि ये स्ट्रक्चर और ये स्टडी है स्ट्रक्चर की, फंक्शन की, नेचर का कैसे फंक्शन है, स्ट्रक्चर है। पर जो एक्चुअली टर्म इकोसिस्टम आया है वो पहली बार यूज किया गया था आर्थर टेंसले के द्वारा इन 1935। ये इकोसिस्टम, इन्होंने ये टर्म यूज किया है पहली बार इन एक जो पब्लिकेशन में, ब्रिटिश पब्लिकेशन में उन्होंने इस्तेमाल किया। देन हमने इकोसिस्टम की बात की थी, कुछ नेचुरल होते हैं, कुछ मैन मेड होते हैं। तो नेचुरल एंड मैन मेड का डिवीजन मैंने बताया था, मैन मेड जो इंसान ने बनाया है, एंड नेचुरल जो नेचुरली एग्जिस्ट करने वाले इकोसिस्टम है। सो इकोसिस्टम की खासियत यह कि वहां मल्टीपल ऑर्गेनिज्म रह रहे हो एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट, उसी को आप इकोसिस्टम कह पाएंगे। सो दुनिया में नेचुरली इकोसिस्टम तो एग्जिस्ट करते ही थे, हमारे आसपास सब नेचर ने एग्जिस्ट किया है, पर मैन मेड इकोसिस्टम बाद में इंसान ने बनाने स्टार्ट किए, जैसे राइस फील्ड हो गए या फिर आर्टिफिशियल लेक्स हो गए, ये सब इंसानों के द्वारा बनाए हुए इकोसिस्टम है। दुनिया का सबसे छोटा इकोसिस्टम जो बहुत लंबे टाइम तक सरवाइव कर रहा है वो है फ्लॉसम बॉटल्स। अब ये फ्लॉसम बॉटल क्या, एक बड़ी सी बोतल के अंदर एक इकोसिस्टम बनाया, और वो सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम है, यानी एक बड़ी सी, एक आप कह लीजिए ये प्रोजेक्ट है, एक एक्सपेरिमेंट है, ये मैन मेड है, जो सबसे छोटा है लेकिन बहुत लंबे टाइम तक सेल्फ सर्वाइविंग है। इसको फ्लॉसम बॉटल के नाम से जाना जाता है। आप गूगल करेंगे तो एक बड़ी सी बॉटल के अंदर आपको ग्रीन ग्रीन कुछ भरा हुआ दिखेगा, वो अपने आप में एक इकोसिस्टम है। और ये सवाल पूछ लिया जाता है, ये इसका एग्जाम्पल है। देन कैरिंग कैपेसिटी एंड बायोटिक पोटेंशियल के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, इसको एक बार और रिवाइज करते हैं। कैरिंग कैपेसिटी वो होती है एनवायरनमेंट की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन अटेन कर सके, यानी अगर एनवायरनमेंट के आप फूड की बात करें, हैबिटेट की बात करें, वाटर की बात करें और बाकी सारे रिसोर्सेज की बात करें, तो ये सारे फैक्टर्स ये डिसाइड करते हैं कि मैक्सिमम पॉपुलेशन इस अर्थ की कितनी हो सकती है। इसमें मैंने आपको बस का एग्जांपल दिया था कि एक बस मान लीजिए 60 सीटर बस है, उसमें 60 सीट में लोग डायरेक्ट बैठ सकते हैं। आपने बहुत कोशिश की, एक के ऊपर एक, 2 सीट जहां हो सकती थी वहां 3 लोगों को बैठा दिया, एंड कुछ लोग ऊपर भी बैठा दिए, तब भी 120 130 लोग हो पाए। उसके बाद आप ज्यादा लोग बैठाएंगे तो एक्सीडेंट होंगे,
लोगों की नुकसान होगा, इसीलिए ये मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी है, जिससे ज्यादा आप नहीं कैरी कर सकते उस बस में। उसी तरीके से इन्वायरमेंट की भी एक मैक्सिमम डिफाइंड कैरिंग कैपेसिटी होती है, उसको हम कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। एंड बायोटिक पोटेंशियल मैंने बताया था वो अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है, जो कि मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ दैट पॉपुलेशन तक जा रही है। तो ये है बायोटिक ग्रोथ, बायोटिक पोटेंशियल, इतना ग्रोथ हो सकती है बिना किसी रुकावट के। और कैरिंग कैपेसिटी ये है। यहां तक क्लियर है? हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। ये बेसिक टर्म है, हमने इकोलॉजी की इकोसिस्टम के टाइप्स की बात की, इकोलॉजी की डेफिनेशन की बात की, ये नाम जरूर याद रखिएगा। एंड देन हमने बात की कैरिंग कैपेसिटी एंड बायोटिक पोटेंशियल की, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इतने पोर्शन में किसी को भी कोई डाउट है पूछ लीजिए, और अगर डाउट नहीं है तो फिर हम आगे मूव करते हैं। क्लियर है इतना पोर्शन? अब हम कुछ टर्म्स की बात करेंगे। सबसे पहला टर्म होता है हैबिटेट। इसी के साथ मिलता जुलता एक टर्म होता है नीच। क्या फर्क है दोनों में? ओके नैनी जी, कैरिंग कैपेसिटी इंग्लिश का टर्म है, आप समझिए कैरिंग कैपेसिटी क्या है। जैसे मैं आपको बोलूं कि आपका पोटेंशियल कितना है, तो पोटेंशियल मतलब आपकी काबिलियत कितनी है, मैक्सिमम काबिलियत। पोटेंशियल मतलब यही होता है। और बायोटिक मतलब लिविंग बीइंग होते हैं। तो लिविंग बीइंग का पोटेंशियल यानी मैक्सिमम ग्रोथ कितनी हो सकती है अनरिस्ट्रिक्टेड, उसको कहते हैं बायोटिक पोटेंशियल। ये तब होता है, अगर बायोटिक पोटेंशियल की बात करें, जब बर्थ रेट बहुत ज्यादा हो और मॉर्टेलिटी रेट कम हो। जी एगन जी, परफेक्ट आपने जो बताया नीच का और हैबिटेट का, उसके बारे में बात करेंगे। तो इंग्लिश के टर्म में पोटेंशियल मतलब मैक्सिमम कहां तक पहुंच सकती है ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, नंबर कितनी पॉपुलेशन हो सकती है। ठीक है जी, जैसे मैं आपको बोलूं आपका पोटेंशियल कितना है, 14 घंटे पढ़ सकते हैं आप, 16 घंटे पढ़ सकते हैं, 24 में से 20 घंटे पढ़ सकते हैं। ये क्या है? ये पोटेंशियल है, आप पढ़ सकते हैं। आप देखिए कोई भी हम बात कर लें, 8 से 10 घंटे से ज्यादा पोटेंशियल नहीं होता। उससे ज्यादा अगर आप पढ़ेंगे तो आप अपनी बॉडी को हार्म करने लग जाते हैं। तो इसी को कहते हैं जो अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ है। क्लियर है नैनी जी? तो बायोटिक यानी वो पॉपुलेशन जो अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ कर सके। बायोटिक पोटेंशियल में कोई डाउट है तो प्लीज बताएं नैनी जी, फिर हम कैरिंग कैपेसिटी की बात करते हैं। कैरिंग कैपेसिटी की बात करें तो मैक्सिमम है जो अर्थ कैरी कर सकती है। आपके ऊपर मैं 50 किलो वजन रख दूं, नहीं कैरी कर पाएंगे। एक लिमिट से ज्यादा आप नहीं कैरी कर पाएंगे, और वो सारी चीजें बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जैसे आपका मसल गेन कितना है, हाइट कितनी है, वेट कितनी है। उसी तरीके से अर्थ कितनी चीजें कैरी कर सकती है अपने अंदर, वो डिपेंड करती है कि उसके पास कैसा फूड है, हैबिटेट है, वाटर है, कैसे रिसोर्सेज है। तो ये एनवायरनमेंट का मैक्सिमम लोड है जो एनवायरनमेंट उठा सकता है। उसके बाद डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है, इसको कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। क्लियर है? सो हैबिटेट एंड नीड्स, जैसा कि एगन जी ने बताया, हैबिटेट है वो फिजिकल एनवायरनमेंट जहां एक ऑर्गेनिज्म रहता है। जैसे आप एड्रेस कह सकते हो, पता कह सकते हो। जैसे मेरा पता
उत्तराखंड में, मैं एक डिस्ट्रिक्ट में रहता हूं, एक शहर रुद्रपुर नाम के शहर में रहता हूं, ये मेरा हैबिटेट है, मेरा एड्रेस जो है वो हैबिटेट में सिर्फ फिजिकल एनवायरनमेंट की आप बात करेंगे। अब ऐसा हो सकता है कि मेरे एड्रेस पे मेरे से ज्यादा लोग रहते हो, यस पॉसिबिलिटीज है, और बहुत सारे घरों को मिला के ही तो शहर बनता है। तो उसी तरीके से आप समझिए कि बहुत सारे हैबिटेट को मिला के बनता है इन्वायरमेंट, और एक सिंगल हैबिटेट में एक से ज्यादा ऑर्गेनिज्म भी रह सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसकी सिमिलर रिक्वायरमेंट हो। जैसे फॉर एग्जांपल पानी, हम एक्वेटिक सिस्टम की बात करते हैं। एक्वेटिक सिस्टम में आप देखिए फाइटोप्लैंक्टन रहते हैं, क्रैब मिल जाएगा आपको, फिश मिल जाएगा, फ्रॉग मिल जाएगा, यानी पानी के एक ही एड्रेस, पानी के अंदर ये सब लोग रहने वाले लोग एक सिंगल हैबिटेट के अंदर रहने वाले लोग हैं। तो हैबिटेट वो एड्रेस है, वो फिजिकल एनवायरनमेंट है जहां एक ऑर्गेनिज्म रहता है। अब नीच की बात करते हैं, नीच जिसको अलग अलग प्रोनाउंस करते हैं, नीचे भी प्रोनाउंस करते हैं, इसमें और हैबिटेट में फर्क समझिएगा। यहां सिर्फ हम फिजिकल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं। इकोलॉजिकल नीच की बात करें तो वो डिफाइन करता है कि रोल क्या है, एक हैबिटेट के अंदर रोल क्या है। जैसे एगन जी ने बताया, मैं किस तरीके से अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट कर रहा हूं, अपने हैबिटेट में कैसे रह रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा घर है, मेरे घर में अलग अलग फीचर हो सकता है कि मेरे घर के गेट का डायरेक्शन किस साइड है, वेंटिलेशन कैसा है, सनलाइट आती है नहीं आती। वैसे ही हर एक नीच का अपना अलग अलग फैक्टर होते हैं कि उस एरिया में न्यूट्रिएंट कैसे है, टेम्परेचर कैसा है, सनलाइट कैसा है। हर एक स्पीशीज अपने लिए नीच बनाता है, अपने एरिया बनाता है और उस एरिया में अडेप्ट करता है। जैसे शेर जंगल में रहता है तो उसका नीच है, वो अपने लिए स्पेसिफिक एरिया बनाते बनाते बाकी बहुत सारी स्पीशीज को एलिमिनेट कर देगा। तो आपको शेर चीता जंगल में देखने को मिलेंगे, लेकिन बहुत सारे जानवर नहीं मिलेंगे, या इंसान जंगल नहीं जा सकता क्योंकि वो नीच, वो एरिया जंगल का शेर ने अपने लिए रिजर्व कर लिया एक तरीके से। तो ये स्पेसिफिक एरिया है जो एक इंडिविजुअल अपने लिए अडॉप्ट करता है, अडेप्ट करता है और बाकी सारे स्पीशीज से डाइवर्ज करता है। तो नीच मतलब वो स्पेसिफिक रोल जो एक ऑर्गेनिज्म एक हैबिटेट में प्ले करता है। क्लियर है यहां तक नीच और हैबिटेट में कोई डाउट? हैबिटेट सिर्फ फिजिकल एनवायरनमेंट की बात करें और यहां रोल की बात करें कि रोल कैसा प्ले कर रहे हैं आप। जैसे मैं अपने घर पे क्या क्या इंपैक्ट डाल सकता हूं, या तो मैं सिर्फ घर में रहना स्टार्ट कर दूं, वो मेरा हैबिटेट हो गया, पर मेरा घर पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, मेरे घर के अंदर मेरा क्या रोल है, उसको नीच बोलेंगे मेरा। क्लियर है यहां तक? इतने पोर्शन में कोई भी डाउट है प्लीज पूछ लीजिए, क्योंकि लेक्चर के एंड में सवाल होंगे और ये बेसिक कॉन्सेप्ट जब तक आपको क्लियर नहीं होते ना, फिर ऐसा लगता है कि जैसे एग्जाम के सामने आपका पेपर आएगा, आपको लगेगा सुना है, देखा है, कहीं तो पढ़ा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा। ये तब होता है जब आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट में 100% क्लियरिटी ना हो। फिर उसके बाद पेपर को टफ करने के लिए आपके लिए जैसे क्वेश्चन होगा तो उसके ऑप्शन इतने सिमिलर कर देंगे कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ऑप्शन कर देंगे उनके रीबॉक, फॉर एग्जांपल रीबॉक, रीबॉक और रीबुक। जब ऐसे सिमिलर ऑप्शन देखने को मिलते हैं ना, तो कॉन्सेप्ट में अगर क्लियरिटी ना हो तो आप गलती करके आएंगे। रीबॉक, रीबुक, रीबुक, अब आप बोलने को एक ही जैसा साउंड कर रहे हैं। तो यहीं पे एग्जाम फ्रेम करने वाले एग्जामिनर आपके साथ खेलते हैं। इसलिए रीबॉक, रीबुक, रीबुक और रीबुक में पता होना चाहिए कि एक्चुअली में है कौन सा ओरिजिनल।
अगर ऐसा ही कोई क्वेश्चन और ऑप्शन आपको दे दे कि रीबॉक है, प्यूमा है, एडिडास है, नाइकी है, ध्यान से समझिए ये ऑप्शन बहुत दूर दूर के। यहां पे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना इजी होता है, यहां थोड़ी इंफॉर्मेशन से भी क्वेश्चन हो सकता है, पर यहां पे आपको रीबॉक की प्रॉपर स्पेलिंग पता होनी चाहिए। चलिए आगे मूव करते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात करते हैं। ये क्या होता है? इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात करते हैं, ये प्रोसेस है चेंज का, वो चेंज जो इकोलॉजिकल कम्युनिटी कुछ टाइम में विटनेस करती है, सालों में, 100 सालों में जो चेंज आता है किसी एरिया में, उसको इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। ये प्रोसेस ऑफ चेंज है। अब कितने सालों में ये डिकेड हो सकता है या उससे ज्यादा हो सकता है। अब आप कभी सोचते हैं कि जंगल की शुरुआत कैसे हुई होगी? कभी आप सोचा कैसे शुरुआत होती है जंगल की? क्या इतने पेड़ कभी लगाए गए होंगे? नेचुरली आप जब देखते हैं जंगल, तो जंगलों की शुरुआत कैसे हुई? एनीवन, एनी गेसेस? जब जंगल है चारों तरफ, तो कौन पेड़ लगा के चला गया? क्या इतने पेड़ लगाने की जरूरत है? या इन्वायरमेंट या नेचर के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो खुद को ग्रो कर सकता है? कभी सोचा है आपने कैसे ग्रोथ हुआ लाइफ का? जंगल कैसे बने, इंसान का ग्रोथ कैसे हुआ? जब हम इंसान की बात करते हैं, हम एवोल्यूशन की बात करते हैं। सो इकोलॉजिकल सक्सेशन वही प्रोसेस की बात करता है। जैसे फॉर इंस्टेंस आप बहुत ही ज्यादा प्योर वाटर को रख दीजिए, वाटर में बहुत हल्की सी मिट्टी डाल दीजिए, ये कोई सी भी और खाना डाल दीजिए, ब्रेड डाल दीजिए और उसको छोड़ दीजिए। आप कुछ दिन बाद विटनेस करेंगे वहां छोटे छोटे कीड़े, इंसेक्ट ग्रो हो रहे। कुछ टाइम तक और चीजें पड़ी रही तो और बड़े लेवल पे इंसेक्ट ग्रो हो जाते हैं। जैसे गुआवा की बात करते हैं, अमरूद के अंदर आप देखते हैं इंसेक्ट, अगर वो बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक पड़ा रहे। तो ये कैसे होता है? क्योंकि नेचर में जैसे ही आपको पानी मिलता है या बाकी न्यूट्रिएंट मिलते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, फिर वो बड़े लेवल पे जाते हैं, फिर और बड़े लेवल पे जाते हैं। जैसे जंगल जो हम देखते हैं, उसकी शुरुआत यहीं से हुई है। वहां पे कभी बेयर रॉक रहा होगा, फिर वहां पे शैवाल का ग्रोथ हुआ जिसको लाइकेन कहते हैं। अब लाइकेन ने हल्के हल्के चीजें प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया। अब लाइकेन के बाद अगला स्टेप है वहां पे ग्रोथ का, छोटे छोटे प्लांट्स और लाइकेन अब ग्रो होने लगेंगे। ये सालों का टाइम पीरियड है, सालों, डिकेड्स का टाइम पीरियड है, क्योंकि नेचर में बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स और ये ग्रोथ अगले लेवल पे होगी। छोटे पौधों से कुछ सालों में बड़े बड़े पौधे आएंगे, चाहे वो जंगली पौधे क्यों ना हो। फिर जंगली पौधों में कुछ पेड़ डेवलप होंगे सालों में, एंड सालों के बाद क्लाइमेक्स कम्युनिटी आएगी जो फाइनल होगी, जिसमें बड़े बड़े पेड़ होंगे। तो ये प्रोसेस को कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। और ये एग्जांपल है प्राइमरी सक्सेशन का, क्योंकि ओरिजिनली आपकी बंजर जमीन है, वहां पे अपने आप चीजें ग्रो कर जाएंगी, बशर्ते वहां पे एनवायरनमेंट में पानी होना चाहिए और थोड़े से कुछ फैक्टर्स हों जो इसको सपोर्ट कर रहे। ये प्राइमरी सक्सेशन है। सेकेंडरी सक्सेशन किसको कहते हैं? मान लीजिए ऑलरेडी ग्रो हो चुका है जंगल, इसमें आग लग जाए और ये डिस्ट्रॉय हो जाए। हर साल हम सुनते हैं गर्मियों में उत्तराखंड में, अरुणाचल में, बहुत सारी जगह हम सुनते हैं फॉरेस्ट फायर लगती है और पूरा जंगल बर्बाद हो गया। वो जंगल के बर्बाद होने के बाद भी अगर आप जंगल थोड़ा भी बच गया, उसको वैसे ही छोड़ दें, तो कुछ सालों में वो वापस से हरा भरा हो जाएगा। उसको कहते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। ये नेचर के अंदर अपनी पावर है हील करने की। क्लियर है जी? यस और नो बताएं।
जैसे आप बीमार होते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर भी पावर है हील करने की। जो हम मेडिकेशन लेते हैं वो बाकी सारी चीजों को कंट्रोल करके या जो बॉडी की पावर है उसको इंक्रीज या कम करने के काम आते हैं। बाकी लड़ती डिसीज से हमारी बॉडी ही है। तो ये है प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन। बाकी सब लोग भी प्लीज बताएं क्लियर है ये पोर्शन या नहीं। लाइकेन हिंदी में शैवाल कहते हैं, आपने सुना होगा टर्म लाइकेन। लाइकेन, फंगी, बैक्टीरिया, इन सब के बारे में हम बात करेंगे जब हम बायोडाइवर्सिटी में पढ़ेंगे। तो लाइकेन आप समझिए कि एक स्लो ग्रोइंग प्लांट है जो लो क्रस्टली यानी नीचे से निकल के आता है। जैसे आपने देखा होगा रॉक में, कभी नहीं देखा बड़े बड़े चट्टानों में एक पत्थर निकल आता है, घर के साइड से निकल के आते हैं, तो शुरुआत में हरी हरी काई, हरी हरी चीजें दिखती हैं, उसको लाइकेन कहते हैं। फिर उससे नॉर्मली ग्रो हो जाना है। अब इसकी ग्रोथ या तो एल्गी से होगी या बैक्टीरिया से होगी, ये सब हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी वाले पार्ट में। देखिए मेरी क्लास का एक सिंपल रूल है, आपके अगर कोई भी सवाल है आप क्लास में पूछ सकते हैं। क्लास के बाद आपको रियलाइज होता है कि ये टॉपिक समझ नहीं आया, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्लास जितनी ज्यादा कम्युनिकेटिव रहेगी, रिस्पॉन्सिव रहेगी, उतना ही आपके लिए भी बेनिफिट रहेगा और उतना ही ज्यादा इफेक्टिव आप लोग पढ़ पाएंगे। तो ये मैंने प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन बता दिए। नाउ लेट अस टॉक अबाउट इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या होता है? हमने सुना है कार्बन फुटप्रिंट, ये बाकी सारी चीजें पढ़ी हैं, तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट ये समझना बहुत जरूरी है। मैं आपको बोलूं कि आपको घर के बाहर रहना है, आपने डिसाइड किया कॉलेज जाना है, आपने डिसाइड किया घर के बाहर रहना है। घर के बाहर जो रहने के लिए आपकी टोटल खर्चा आएगा, जिसमें आपका रेंट है, जिसमें आपकी बुक्स का खर्चा है, जिसमें आपकी कॉलेज की फीस है, जिसमें आपकी पार्टी शार्टी पारी हो रही है का खर्चा है, जिसमें आपके हर एक एक्सपेंस है, ए टू जेड एक्सपेंस है। आलू खाना है, समोसा खाना है, उसका भी एक्सपेंस मैं जोड़ दूं, ये कंप्लीट एक्सपेंस को मैं आपका फुटप्रिंट बोलूंगा। अगर आपके सोर्स ऑफ इनकम इन सबको फुलफिल करने वाले नहीं है तो आपको घर से मंगाना पड़ेगा, यानी आप डेफिसिट में रहेंगे। पर आप खुद अर्न कर रहे हैं, अपने रेंट के लिए, किताबों के लिए पार्ट टाइम काम कर रहे हैं। पार्ट टाइम काम नहीं हुआ तो फिर आपने पी माउंटेन ड्यू और आपने सोचा कुछ तूफानी करते हैं, चोरी चकारी करने लग गए। पर आप अर्न कर रहे हैं और आप जितना खर्च करें उतना ही अर्न कर रहे हैं, तो ये बैलेंस हो जाएगा, इकोलॉजिकल बैलेंस, या मैं इकोनॉमिक बैलेंस कह सकता हूं अगर आपके एग्जाम्पल के तौर पे देखें। चोरी करना गलत बात है, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूं कि आपने सोचा खर्चा नहीं निकल रहा है तो कुछ भी किया, आपने काम किया, चोरी की, चकारी की, पर बैलेंस कर लिया, तो अब आपको घर से मंगाने नहीं पड़ेंगे, ये बैलेंस हो गया। और ज्यादा कमाने लगे और घर पे देने लग गए तो आप पॉजिटिव में आ गए। इसी तरीके से इन्वायरमेंट में अगर मैं एक इंडिविजुअल की बात करूं, उसको कितना एरिया चाहिए, बायोलॉजिकली प्रोडक्टिव एरिया चाहिए जिसमें वो अपनी लाइफ को सस्टेन कर सके। अब सस्टेन करने का मतलब ये नहीं है कि फ्रूट, वेजिटेबल, वुड, नहीं, इसके अलावा फॉसिल फ्यूल भी कितना चाहिए। जैसे मेरे को गाड़ी चलानी है तो कितना तेल चाहिए वो भी उस एरिया में इंक्लूड होना चाहिए। और साथ ही साथ जितना मैं कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करूंगा उतना रिलीज को कैप्चर करने के लिए कितने जंगल चाहिए, कितना एरिया चाहिए, सब इंक्लूड होना चाहिए। यानी मेरा टोटल खर्चा इस पृथ्वी के ऊपर वो मेरा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट हो जाएगा, जिसको बायोलॉजिकल फुटप्रिंट भी कहते हैं कई जगह। इसकी यूनिट है ग्लोबल हेक्टेयर।
पहले क्या होता था, अगर आप बात करें एनवायरनमेंट की, कैरिंग कैपेसिटी, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट मैच करते थे, या बायोटिक पोटेंशियल मैच करता था कि एक इंडिविजुअल को कितना चाहिए और नेचर कितना दे सकता है, वो मैच करता था। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि ये इकोलॉजिकल फुटप्रिंट और ये दोनों मैच करना बंद कर चुके हैं। एक अर्थ की कैपेसिटी और एक इंडिविजुअल की जरूरतें, और इस सारी चीजों में आता है क्लैश। जैसे घर के एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि फॉर एग्जांपल मैं बहुत ही ओके फैमिली से बिलोंग करता हूं। 2000 मेरे घर की कमाई है और मैं खुद अर्न नहीं करता, मेरे फादर हैं वो 2000 अर्न करते। मेरा खुद का खर्चा बहुत ज्यादा हो गया, 1500 खर्चा हो गया है, घर का भी 1000 रुपए खर्चा है। अब ये 2000 अर्न हो रहे हैं और खर्चा हर महीने 2500 हो रहा है। बस यही नेचर के साथ हुआ है। नेचर अपने आप को हील कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, पर ये जो खर्चा है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में या बाकी सारी चीजों के रूप में, खर्चा हमारा बढ़ गया। और नेचर की जो नॉर्मल टेंडेंसी है सारी चीजों को मैनेज करने की, जो पोटेंशियल है, जो कैरिंग कैपेसिटी है, वो डिस्टर्ब हो गई है। क्लियर है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या होता है? क्लियर है तो एक थम्स अप दे दीजिए, फिर हम आगे मूव करेंगे। ये कॉन्सेप्ट छोटे छोटे आपको दिखते जरूर है लेकिन कंफ्यूजिंग होते हैं, इसलिए मैं आपको हर टॉपिक के बाद पूछ रहा हूं। क्लियर है? कोई भी डाउट हो पूछते जाइए। आप एक बार पूछिए, 2 बार पूछिए, 10 बार पूछिए, मैं सारे टाइम बताऊंगा जब तक आपके सबके डाउट क्लियर ना हो जाए। इसकी यूनिट की बात करते हैं तो ग्लोबल हेक्टेयर, जैसे हम लंबाई मीटर में नापते हैं, इंचेस में, सेंटीमीटर में, वैसे इसको नापने की यूनिट है ग्लोबल हेक्टेयर। ओके, समझा देते हैं। जमो जी, मैं एक इंडिविजुअल, मुझे फूड चाहिए, शेल्टर चाहिए, फॉसिल फ्यूल चाहिए। इन्वायरमेंट को नेचुरली मेरे को 0 पे छोड़ना है, जैसा इन्वायरमेंट पहले था वैसा ही छोड़ना है। अब मैं ये सारे प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करूंगा, तो मेरे को कुछ पेड़ भी चाहिए जो CO2 को ऑब्जॉर्व कर सके, तो यानी मेरे को कुछ बायोडाइवर्सिटी या ट्रीज भी चाहिए। जैसे जैसे मेरी जरूरतें बढ़ती जाएंगी मेरा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे को, मान लीजिए मैं पहले साइकिल चलाता था, पॉल्यूशन नहीं था। अब मैं गाड़ी चलाने लगा हूं, पॉल्यूशन होने लगा है। और पॉल्यूशन आप जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीजें पेड़ पौधे एब्जॉर्ब कर लेते। पहले क्योंकि मैं साइकिल चलाता था तो एक पेड़ भी इनफ था, 2 पेड़ इनफ थे, पर क्योंकि अब मैं गाड़ी चलाने लग गया हूं, पॉल्यूशन कराने लग गया हूं, तो मुझे ज्यादा पेड़ चाहिए। जो मैं CO2 रिलीज कर रहा हूं वो पेड़ ऑक्यूपाई करे, वो एब्जॉर्ब करे। तो पहले मान लीजिए 2 पेड़ चाहिए था, मुझे चाहिए 20 पेड़। कुल मिला के मुझे नेचर को 0 पे ही छोड़ना है, नेचर को हार्म नहीं करना है। तो ये इतना एरिया, इतने सारे रिसोर्सेज, अब एरिया बढ़ता गया क्योंकि मेरे को ज्यादा पेड़ चाहिए। मैं अपना ग्रोथ या अपना जो बायोलॉजिकली ग्रोथ है मैं बढ़ा रहा हूं। अब इस बढ़ाने के चक्कर में अर्थ का ज्यादा रिसोर्सेज मैं कंज्यूम करने लग गया हूं। मैं ज्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम करने लग गया हूं, जितना पहले करता था उसके कंपैरिजन में मेरा फुटप्रिंट बढ़ गया है। फुटप्रिंट, पैर का पंजा बढ़ गया है मेरा। जैसे मैंने आपका पर्सनल एग्जांपल बताया कि आपके खर्चे बढ़ जाए। अब आप खर्चे कहां से, मान लीजिए आपको पहले 1000 रुपए में खर्चा चलता था जब आप घर पे रहते थे, बाहर चले गए 5000 में चल रहा है। अब आपको ये 5000 खर्चा मेंटेन करने के लिए, पहले 1000 रुपए खर्चा मेंटेन करने के लिए 2 आवर काम करना पड़ता था, मान लीजिए। अब 5000 खर्चा मेंटेन करने के लिए आपको 10 घंटे काम करना पड़ेगा, तब 5000 कमाएंगे। आपकी मेहनत बढ़ गई है।
वर्किंग आवर बढ़ गई है, वैसे ही नेचर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, नेचर को आपको ज्यादा जगह देनी पड़ेगी ताकि आपकी रिलीज की हुई कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब हो सके। आपको जो खाना चाहिए, फूड चाहिए, फ्यूल चाहिए, वो सब उसी एरिया में है, वो उस प्लॉट में जो आपको इंडिविजुअली असाइन हुआ है। अब उसका एरिया बढ़ गया क्योंकि अब आप तेल ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले नहीं कर रहे थे। तो पहले मान लीजिए प्लॉट था आपका, हाइपोथेटिकली मान लीजिए ये तेल का कुआं बाहर है क्योंकि आप इस्तेमाल नहीं कर रहे थे तेल। अब आपने कहा मैं गाड़ी भी चलाऊंगा, तो गाड़ी चलाने की वजह से आपको तेल का कुआं अपने प्लॉट में चाहिए, तो आप नेचर से और चीजें डिमांड कर रहे हैं। इसी को कहते हैं फुटप्रिंट। क्लियर है? इसलिए नेचर को आपको ज्यादा जगह देनी पड़ेगी। हर एक इंडिविजुअल का फुटप्रिंट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, इंडस्ट्रीज की वजह से, कैपिटलिज्म की वजह से। एंड नेचर में फुटप्रिंट बचा ही नहीं है। कहां पे बाकी पॉपुलेशन कहां रहेगी? क्लियर है जमो जी? कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। अगर आप खर्चे अपने 20,000 कर लें, फॉर एग्जाम्पल आपका खर्चा हो गया, आपने पार्टी शार्टी करना स्टार्ट कर दिया, पबिंग क्लबिंग स्टार्ट कर दिया है, इसी को कैरी फॉरवर्ड करके फिर हम आगे मूव करते हैं। आपका खर्चा हो गया जी 20,000, आप 10 घंटे काम करते 5,000 होगा, 20 घंटे काम करते 10,000 हो गया। आप 10,000 अर्न कर रहे हो लेकिन खर्चा 20,000 है। आप 24 घंटे काम भी करेंगे तब भी पैसे दोबारा नहीं उतने अर्न कर पाएंगे जितना खर्चा हो रहा है। फुटप्रिंट मतलब एरिया, कितना एरिया आप ऑक्यूपाई कर रहा है एक इंडिविजुअल। नैनी जी, आप फुटप्रिंट बढ़ा नहीं सकते, आप अपना फुटप्रिंट को लिमिट करिए, यानी आप अपने रिसोर्सेज का कंजप्शन कम करिए। एरिया तो फिक्स है ना जी, एरिया फिक्स है, उसमें हमने घर बना लिए, ये सब बना लिए, तभी तो हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है रिलीज या बाकी सारी चीजों का रिलीज ज्यादा हो गया। हमको अब ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। हमको यहां पे खर्चा कम करना है फॉसिल फ्यूल का, पॉल्यूशन का, या जो रिसोर्सेज चाहिए, ताकि हमको छोटे से एरिया में, ये बिना पेट्रोल वाले एरिया का काम चल जाए, या छोटे एरिया में काम चल सके, ताकि ये बचे हुए एरिया में कोई और इंडिविजुअल आके रह सके। सो ये है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, आप इसको ध्यान से समझिए। अगर कोई पॉपुलेशन इकोलॉजिकल फुटप्रिंट या बायोलॉजिकल इकोलॉजिकल फुटप्रिंट रीजन की बायो कैपेसिटी से ग्रो कर जाता है, बढ़ जाता है, तो ये बायो कैपेसिटी डेफिसिट हो गया। अब आप एक चीज ये सोचिए, हमको एनर्जी के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, घर बनाने के लिए भी जगह डिस्ट्रॉय करते हैं, पेपर के लिए भी ये सब डिस्ट्रॉय करते हैं, फूड एंड फाइबर के लिए भी हमको ये सब डिस्ट्रॉय करना है, और सी फूड में भी डिस्ट्रॉय करते हैं। नेचर तो यही है ना, फॉरेस्ट है, ये है, ये सारी चीजें। अब ये लिमिटेड फुटप्रिंट होना चाहिए था, लेकिन अब हमारा पंजाब बड़ा होते जा रहा है, इसलिए हम ज्यादा फॉरेस्ट कंज्यूम करेंगे, ज्यादा क्रॉपलैंड कंज्यूम करेंगे, क्योंकि हम घर बना रहे हैं जंगल साफ करके। तो जैसा मैंने बताया, अगर कैपेसिटी से ज्यादा हो तो डेफिसिट कहलाता है, और अगर कैपेसिटी से कम हो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट तो उसको बायो कैपेसिटी रिजर्व कहते हैं। यानी आपने रिजर्व करके रख लिया है, 10 लोग और भी आ गए आपके घर में, आपको परेशानी नहीं होगी, वो रिजर्व कर लिया आपने। ठीक है जी, घर चाहिए तो जंगल साफ करेंगे ना, ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई करेंगे, गाड़ी पार्क करनी है तो फिर जगह साफ करेंगे, रिसोर्सेज इस्तेमाल करें नेचर की। नाउ लेट अस मूव टू द कॉन्सेप्ट फूड चेन। हमने बात की नीच की, हैबिटेट की, तो अब एक हैबिटेट में, एक इकोसिस्टम में फूड चेन नाम की चीजें होती है। फूड चेन क्या होता है? ये इंटरडिपेंडेंसी है एक ऑर्गेनिज्म की दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर। इसको इस तरीके से समझिए कि आप 5 लोगों का ग्रुप है,
5 लोगों के ग्रुप में एक को आता है कार चलाना, बाकी को 4 को कार चलाना नहीं आता, लेकिन आपको 5 को जाना है एक जगह से दूसरी जगह। आप जा रहे ए टू प्लेस बी, 5 लोग हैं एक्स, या 5 लोग हैं इंडिविजुअल 1 2 3 4 5। एक को सिर्फ एक है जिसको गाड़ी चलाना आता है, 2 सिर्फ इकलौता ऐसा इंडिविजुअल है जिसको 20 जगह की लैंग्वेज आती है, 3rd ऐसा है जिसके पास सिर्फ पैसे हैं, 4था ऐसा है जिसको कुकिंग करना आता है, और 5वां ऐसा जिसके पास स्ट्रेंथ है जो प्रॉब्लम आने पे बचा सकता है। अब ये ए से बी जगह जाने में 5 एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, 5 में से एक भी नहीं होगा तो ये सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी। इसी तरीके से समझिए फूड चेन वो चेन है जो कि कंप्लीट करती है प्रोडक्शन साइकिल को। ये लीनियर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म है जहां न्यूट्रिएंट और एनर्जी ट्रांसफर होती। कैसे? एटमॉस्फेयर में बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, सब कुछ नेचर में अवेलेबल है, पर हम नेचर को हवा के रूप में खाएंगे, हमको एनर्जी नहीं मिलेगी। वो सारी चीजों को कैप्चर करके खाना बनाना आता है पेड़ और पौधों को। वो पेड़ पौधे हमारे लिए खाना बना के दे रहे हैं, हम उनको कंज्यूम कर रहे हैं। इसी तरीके से जब हमारी डेथ हो जाती है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको डेथ बॉडी को डिकम्पोज करना आता है, वो हमारी डेथ बॉडी पे डिपेंडेंट है। तो यही जो चेन है, ये सीक्वेंस है ऑर्गेनिज्म का जहां न्यूट्रिएंट और एनर्जी ट्रांसफर होती है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में, इसको फूड चेन कहते हैं। और हमेशा याद रखिएगा इसका डायरेक्शन एक ही होता है, ये यूनि डायरेक्शनल होती है। यानी पौधा आपके ग्रास हॉपर को नहीं खा सकता, ग्रास हॉपर पौधे को खाएगा। इन सब में सबसे बड़ा एक्सेप्शन है इंसान, जैसा हमने लास्ट डिस्कस किया था। लेकिन हम इंसान को प्राइमरी कंज्यूमर या सेकेंडरी कंज्यूमर की पोजीशन में ही डालते, बिकॉज हम यहां पे एक्सेप्शन की नहीं बात करते, हम नेचुरली बात करते हैं। इंसान या तो नेचुरल पेड़ पौधे खाता है, या फिर अगर जानवर भी खाए तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर की ही रेंज में आएगा। तो ये फ्लो ऑफ एनर्जी है थ्रू डिफरेंट सिस्टम इन इकोसिस्टम, और ये फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है। जैसे मैंने एक्वेटिक फूड चेन की बात की थी, हमने देखा जमीन में तो पेड़ पौधे, पानी में कौन है? पानी में खाना बनाने की जिम्मेदारी है फाइटोप्लैंक्टन की। ये हरे रंग के माइक्रो एल्गे हैं जिनके पास क्लोरोफिल है। अब इनकी खासियत ये सबसे अलग क्यों है? क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल है और एबिलिटी है सनलाइट को एब्जॉर्ब करने की, इसीलिए ये बहुत ज्यादा पानी के ऊपर की साइड मिलेंगे आपको, तैरते हुए मिलेंगे, अपर पार्ट ऑफ द ओशन में तैरते हुए। बॉयंट फोर्स है, जहां से सनलाइट कैप्चर करेंगे, खाना बनाएंगे, उसको जू प्लैंक्टन खाएंगे। जू प्लैंक्टन को फिश लार्वा, फिर स्मॉल फिश, फिर प्रीडेटर फिश, और ये पूरी साइकिल चलती रहेगी। एक्वेटिक फूड चेन के अपने अलग डिकम्पोजर होते। फाइटोप्लैंक्टन को इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं, नाइट्रेट, फॉस्फेट, सल्फर, जिसको एक कन्वर्ट करता है प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट में, जो जू प्लैंक्टन को चाहिए। कभी आप लोगों ने नोटिस किया है किसी पानी की बॉडी, जैसे लेक है, जो खेत के आसपास लेक है, और वो कुछ टाइम बाद आप नोटिस करिएगा वो पूरा का पूरा ग्रीन कवर हो जाता है, ऊपर पानी के एक ग्रीन ग्रीन लेयर आ जाती है। वो जो ग्रीन लेयर पूरे पानी के ऊपर ऑक्यूपाई कर रही है, उसको क्या कहेंगे? नॉर्मली आप देखते हैं कि आपको ये जो फ्लोइंग वाटर फ्लो है, बॉडी है, उसमें आपको ऐसा नोटिस करने को कम मिलेंगे।
पर आप देखते हैं कि एक लेक है जो खेत के आसपास है, कहीं और आसपास है, उसमें पूरा ग्रीन ग्रीन कवर हो रखा है, पूरा कंप्लीट कवर हो रखा है हरे हरे रंग से। उसको क्या कहते हैं? और क्या वो अच्छा है उस वाटर बॉडी के लिए या खराब है? उस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं जी? वो एल्गे आपका है, ठीक है, काय है, प्रोसेस को क्या कहते हैं? एक प्रोसेस है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन हो जाता है जब वाटर बॉडी के ऊपर पूरी ग्रीन लेयर दिखेगी। आपने ये टर्म सुना होगा पहले। यस, इट डिस्टर्ब सनलाइट टू पेनिट्रेट। और पौधा है, ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा, अंदर पानी के ऑक्सीजन को डिस्टर्ब कर रहा है, अंदर ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी। और ये नॉर्मली कब होता है? जब मिनरल मिनरल पानी लैंड से बह के वाटर बॉडी में आ जाते हैं, और इन मिनरल की ग्रोथ की वजह से बहुत ज्यादा ये ऊपर की एल्गी की ग्रोथ हो जाती है, और अंदर ऑक्सीजन और ये सनलाइट उस लेवल पे नहीं जा पाती, और ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं प्लांट। इसकी वजह से पानी का ऑक्सीजन कम हो जाता है और बहुत सारी डेथ होती है। तो इसको यूट्रोफिकेशन कहते हैं। इसलिए अगर कभी पानी के ऊपर बहुत ज्यादा ये आ रहा हो तो ये अच्छा नहीं है। आपके आसपास लेक है, उसको क्लियर कर दीजिए। यस, इट कॉजेज डेड जोन। यूट्रोफिकेशन इज द प्रोसेस, इट इज द रन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द लैंड टू द वाटर। ठीक है जी। तो कभी आसपास ऐसा लेक दिखे तो उसको आप क्लियर कर दीजिए, हटा दीजिए, ताकि, क्योंकि वो अंदर की लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है। अब बात करते हैं एक्वेटिक फूड चेन की। बात हमने की, प्लैंकटन, जू प्लैंकटन, फिश लार्वा, स्मॉल फिश, बड़ी फिश। देन डेट्रिटस फूड चेन की बात की थी हमने। वो फूड चेन जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से स्टार्ट होती, और इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करते। जो ऑर्गेनिज्म डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं उनको डेट्रिटस कहते हैं, या डेट्रीवोर्स भी कहा जाता है, या डिकम्पोजर भी कह सकते हैं आपको। ये डेट्रीवोर्स को बाद में बहुत सारे प्रीडेटर खा लेते हैं। जैसे कि आपने देखा है जमीन में ऑर्गेनिक मैटर छोड़ के आपने अर्थवॉर्म छोड़े होते हैं, वो फर्टिलिटी बढ़ाने का भी काम करते हैं। हमने देखा है सब कि कैसे लोग खेतों में अर्थवॉर्म छुड़वा देते हैं, केचुआ। वो क्या करता है, वो उसका फूड वही है ऑर्गेनिक मैटर में, उसको डिकम्पोज करके न्यूट्रिएंट की फॉर्म में छोड़ देता है। और देन आपको पता है अर्थवॉर्म को चूहा या स्नेक, सॉरी, अर्थवॉर्म को चूहा, चूहे को स्नेक, ये सब खाते रहते हैं। तो डेट्रिटस फूड चेन की खासियत यह कि ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होगा। जैसे पत्ता देख लीजिए, पत्ता गिरा, उस पत्ते को वुड लूस ने खाया, फिर उसको बर्ड खाएगी। तो शुरुआत लेकिन डेड ऑर्गेनिक मैटर से, इसको कहते हैं डेट्रिटस। जी नहीं जी, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। बैक्टीरिया से लेके हर एक चीज में आपको गुड से लेके बैड हर चीज में मिल जाएगा। इस बैक्टीरिया में देखिए लैक्टोबैसिलस दही बनाने के लिए जरूरी है, पर वहीं आपके टीबी का बैक्टीरिया खतरनाक है। तो ऐसे बहुत सारे फंगस हैं। कई कॉमन फूड सोर्सेज में आपको फंगस दिख जाएंगे। मशरूम्स,
बहुत सारे ये एडिबल मशरूम्स जो आपको खाते हैं, हम देखिए एक फंगस वो भी उगता है जो घरों के मिट्टी के साइड में उग जाता है, मशरूम जिसको हम कहते हैं। अब आप उसको नहीं खा सकते, वो जंगली होता है, पर एक ये फंगस के रूप में उगाया जाता है प्रॉपर मशरूम जो हम खाते हैं। सो दुनिया में हर एक चीज का गुड एंड बैड है, हर एक इंडिविजुअल का, हर एक ऑर्गेनिज्म का। जैसे तेल फंगस है, एक तुर्की की फेमस है, वो दवाइयां बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है नहीं जी? सो देयर इज नथिंग लाइक ब्लैक एंड व्हाइट, सब शेड्स हैं। जी मैं वही कह रहा हूं, पॉइजन वाला भी है जो घरों के आसपास मिट्टी में उगता है, वो पॉइजन वाला होता है, वो हमारे लिए सही नहीं होता। मशरूम से ज्यादा यार, एक मीम कल्चर चलता है कि हाँ जी इसको लिख लूं कहीं यूपीएससी में ना आ जाए। हम सब जानते हैं बहुत सारा मीम कल्चर में आपने सबने सुना होगा कि इस इंफॉर्मेशन का क्या करूं, लिख लूं कहीं यूपीएससी में ना आ जाए। सो एक एक्ट्रेस है, आई गेस रुबीना दिलैक, उन्होंने बहुत टाइम पहले एक मशरूम की इंफॉर्मेशन शेयर की थी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे। नॉर्मली आप इंस्टाग्राम की स्टोरीज को वैसे लाइटली लेते हैं, और वही मीम कल्चर के दौरान, पर आप कोइंसिडेंस देखिए, वही जो सेम मशरूम की डिटेल शेयर की गई थी, वही यूपीएससी में एक क्वेश्चन आ गया एज इट इज। तो हो सकता है जिन्होंने उनको फॉलो कर रखा हो या वो पढ़ लिया हो खाली टाइम पास में, उनका वो यूपीएससी का क्वेश्चन सही हो गया। सो आजकल यूपीएससी का पेपर इतना अनप्रिडिक्टेबल है, हो सकता है रील देख के क्वेश्चन बना हो, या क्वेश्चन बन गया बाद में उनको रियलाइज हुआ कि हाँ ये तो पोस्ट है किसी की। पॉसिबिलिटी है कि जो एग्जामिनर वो खुद फॉलो करता हो। जी हाँ, गुची मशरूम, कि हाँ वो फॉलो करते हो इंस्टाग्राम पे या स्टोरी देखी होगी, उनको लगा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। सो ठीक है जी। मर्सल जी, रील देख के, पोस्ट देख के एक क्वेश्चन आया आउट ऑफ 100, बाकी 99 का क्या क्या करिएगा? जय माता दी या तुक्का या सिक्का, हेड एंड टेल, क्या करेंगे? एक्सेप्शन एक्सेप्शन होता है। ठीक है जी, तो अब आगे मूव करते हैं। क्लियर है यहां तक? 99 क्वेश्चन में जय माता दी और ये सब फिर काम नहीं आएगा। यहां तक कोई डाउट है प्लीज पूछ लीजिए, फिर हम आगे मूव करते हैं। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे ओपिनियन में अगर आप क्रिएटर खुद नहीं है, सिर्फ आप कंज्यूमर है रील्स के, स्टोरीज के, तो कम कर दीजिए, बिकॉज वो कॉन्टेक्स्ट हटा रहा है चीजों का। हम एक पल में एक रील देख के खुश हो जाते हैं, एक पल में एक रील देख के नाराज हो जाते, सैड हो जाते। चीजों का कॉन्टेक्स्ट खत्म हो गया है। देखते जा रहे देखते जा रहे देखते जा रहे, काम कर रहे हैं, उसके बाद 15 मिनट फिर हमने फोन स्टार्ट किया, रील देख ली, शॉर्ट्स देख ली। बहुत ज्यादा हार्मफुल है, हमारी सोचने की कैपेबिलिटी को खत्म कर रहा है, क्योंकि हमको कॉन्टेक्स्ट चाहिए ही नहीं अब किसी चीज के लिए। चलिए आगे मूव करते हैं। तो डेट्रिटस फूड चेन में कंटिन्यूस एनर्जी का फ्लो होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेजिंग फूड चेन है, आपका पौधा है, पौधे को खाया जाएगा, उसके बाद फिर अगले ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाएगा, तो वहां ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है अलग अलग ट्रॉपिक लेवल पे। यहां कॉन्टिन्यूस फ्लो का है एनर्जी का चेंज। शुरुआत हमेशा डेड या डिकम्पोज मैटर से होगी, जिसको डेट्रिटस कहा जाता है। ये फूड चेन की जो एनर्जी स्टार्ट डेट्रिटस से होती है, उसको यूटिलाइज करके मिनिमम वेस्टेज होता है,
और ये इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज उतने वेस्टेज को डिकम्पोज क्यों कैसे करा जाएगा। तो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को डिकम्पोज करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये डेट्रिटस फूड चेन। अब क्या फूड चेन सिंगल फ्लो ऑफ चेंज है? नो, ये इंटरकनेक्टेड साइकिल्स हो सकती है। मल्टीपल फूड चेन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है और ये इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स को कहा जाता है फूड वेब। फूड वेब वो हर पॉसिबल एनर्जी पाथ को डिपिक्ट करता है, पॉसिबिलिटी है सारी। इसमें से एक आदि अगर बीच में से फूड चेन गायब भी हो गई तो आगे की जो कंडीशन है उस पर काफी ज्यादा इंपैक्ट हो सकता है। इसीलिए फूड वेब यानी मल्टीपल लिंक्स हैं ताकि सर्वाइवल बना रहे, ताकि एक इंडिविजुअल के पास एक से ज्यादा सोर्सेज हो खाना खाने के, ताकि उसका चांसेस ऑफ सर्वाइवल बढ़ा रहा है। ये फूड वेब है, इंटर रिलेटेड है। तो फूड वेब को इस तरीके से याद करिएगा, ये क्या है? ये मल्टीपल इंटरकनेक्टेड फूड चेन है। जैसे ये अपने आप में एक सिंगल फूड चेन है, देन ये अपने आप में एक अलग फूड चेन है। रैबिट वाली एक और फूड चेन है, रैबिट आपको गाजर खाते हुए भी दिख जाएगा। तो ये सब इंटरकनेक्टेड फूड चेन है, यानी मल्टीपल रास्ते। हाँ जी, नाइट्रोजन फिक्सेशन भी तो डेट्रिटस करेगा। जो आपका इनऑर्गेनिक मैटर है उसमें नाइट्रोजन है, उसको फिक्स कर देगा अर्थ में, तो वो भी काम करता है। देखिए, जो अर्थ से निकला है वो अर्थ तक जाएगा, तो नाइट्रोजन अगर अर्थ तक से निकला है, एटमॉस्फेयर में है, तो उसको एटमॉस्फेयर में वापस जाना ही जाना है। लास्ट स्टेज वही है, जीरो। जो पैसे लेके चले थे वो सब खत्म होने हैं। प्रॉब्लम यही है ना कि CO2 अब ज्यादा रिलीज करने लग गए हैं, वही तो हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा, या बाकी सारी गैसेस कंट्रोल नहीं हो रही है। हम उन गैसेस को कंट्रोल कर ले, नेचर के सारी चीजें नेट जीरो हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा हमारा सब। हम कितना भी ट्रेवल करें एनवायरमेंट ने बाकी सारी चीजें तो रिस्टोर कर ही लेनी। तो ये है फूड वेब। अब बात करते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड की। ये पिरामिड क्या होता है? इनको एनर्जी पिरामिड भी कहते हैं, बायोलॉजिकल या बायोमास पिरामिड भी कहते हैं। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बायोमास का या बायो प्रोडक्टिविटी का, जो हर एक ट्रॉपिक लेवल पे दिखाई देता है। अब ट्रॉपिक लेवल क्या है? जैसे मैं आपको कहूं, ये एक ट्रॉपिक लेवल है, ये एक ट्रॉपिक लेवल है, ये एक ट्रॉपिक लेवल है। सो ट्रॉपिक लेवल वो एनर्जी कंजप्शन की डिफरेंट स्टेट्स है, उनको हर एक को इंडिविजुअली को अलग ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। अब आपने सोचा कि हम इन ट्रॉपिक लेवल के हिसाब से अरेंज करते हैं चीजों को, उनके वजन के हिसाब से। अब दुनिया में आप देखेंगे तो पेड़ पौधे नेचुरल रिसोर्सेज सबसे ज्यादा है, तो उनका बेस, उनका एरिया ज्यादा बनेगा, उसको आपने बेस में रखा। फिर उनको कंज्यूम करने वाले चूहे या बाकी सारी चीजें, प्राइमरी कंज्यूमर उनसे कम है। दुनिया में पेड़ ज्यादा, इंसान पेड़ ज्यादा है आज भी। फिर प्राइमरी कंज्यूमर के मास के बाद देखा सेकेंडरी कंज्यूमर का, तो उनसे कम निकलेगा। देन आपका टर्शरी कंज्यूमर का देखा, और ये देखने को मिलता है मोस्टली ग्रासलैंड वाले में। इसमें क्या हो रहा है? हर एक लेवल पे एनर्जी पास ऑन हो रही है, लेकिन बहुत सारी एनर्जी लॉस भी हो रही है। तो ये टॉपिक लेवल में अगर आप बायोमास के हिसाब से अरेंज करें, इनको कहते हैं पिरामिड। तो ये आपको दिखा रहा है कि एनर्जी किस डायरेक्शन में जा रही है और किसका बायोमास यानी वजन किसका ज्यादा है। तो इस डिवीजन, इसको रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं इकोलॉजिकल या बायोमास पिरामिड। ज्यादातर ये अपराइट होते हैं, लेकिन इन्वर्टेड शेप के भी आपको देखने को मिलेंगे। इन्वर्टेड शेप का मतलब क्या है? वो इन्वर्टेड शेप का पिरामिड का मतलब है कि जहां पे प्रोड्यूसर का नंबर बहुत कम है। पूरे इसको उल्टा कर दीजिए, प्रोड्यूसर का नंबर कम है, उनसे थोड़ा ज्यादा नंबर प्राइमरी कंज्यूमर का, देन सेकेंडरी कंज्यूमर का, देन टर्शरी कंज्यूमर का, एंड देन डिकम्पोजर्स का नंबर बहुत ज्यादा।
तो ये सीधे पिरामिड का एग्जांपल है ग्रासलैंड का। क्या आप में से कोई इन्वर्टेड पिरामिड का एग्जांपल दे सकता है? और अगर समझ नहीं आए तो पूछ लीजिए, और अगर समझ में आ गए तो इन्वर्टेड पिरामिड का एग्जांपल दीजिए। इसको एल्टोनियन पिरामिड भी कहा जाता है, एनर्जी पिरामिड, फूड पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? पिरामिड क्या? ये ट्रॉपिक लेवल है जिसमें हम वजन तोल रहे हैं लोगों का, अलग अलग चीजों का, कितना बायोमास है, मास समझ लीजिए यहां टर्म। तो ग्रासलैंड में पेड़ ज्यादा, इसलिए पेड़ों को ज्यादा जगह दी है। देन कंज्यूमर, देन सेकेंडरी कंज्यूमर, देन टर्शरी कंज्यूमर। क्लियर है? पहले ये पोर्शन ये बताइए। एंड देखिए, इन केस आप में से किसी की वीडियो क्लियर नहीं चलती है तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा क्लास की स्टार्टिंग में। क्वालिटी बढ़ाने के लिए आप सेटिंग में जाके, एडवांस में जाके 720p सिलेक्ट कर लीजिएगा। क्लियर है? यस और नो बताएं, और अगर क्लियर है तो इन्वर्टेड पिरामिड का कोई एग्जांपल बताएं। इन्वर्टेड पिरामिड का मतलब जहां नंबर ऑफ प्रोड्यूसर कम होंगे एज कंपेयर टू बाकी सब। जो बनेगा इस टाइप से, यहां प्रोड्यूसर है, देन यहां प्राइमरी कंज्यूमर है, या सेकेंडरी कंज्यूमर है, एंड देन टर्शरी कंज्यूमर, सॉरी टर्शरी कंज्यूमर या फाइनल कंज्यूमर। सो इन्वर्टेड होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम में। प्रोड्यूसर बहुत हल्के हैं, उनका अगर आप बायोमास तोलेंगे उनको, फाइटोप्लैंक्टन है, कितने हल्के। इकोसिस्टम की बात करें मर्सल जी, इकोसिस्टम यानी पूरा फ्लो होना चाहिए। देन उनको कंज्यूम करने वाले हर्बीवोर यानी छोटी मछलियां, उनका वजन आप नापते हैं। देन बड़ी मछलियों का यहां वजन नापना है, बायोमास। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में आपको इन्वर्टेड पिरामिड देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे आपने डेजर्ट का एग्जांपल दिया, यस वहां प्रोड्यूसर कम है, पर क्या आप सबका ऐसे कर सकते हैं? प्रोड्यूसर से क्या आप पहले कंज्यूमर तक चले गए, ठीक है जी, प्रोड्यूसर कम है, पर क्या पहले कंज्यूमर से सेकंड कंज्यूमर में वो पिरामिड खराब नहीं हो जाएगा हमारा? या आप कह सकते हैं डेजर्ट में भी फिर भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन सबसे ज्यादा क्लियर एग्जांपल आपको देखने को मिलता है एक्वेटिक इकोसिस्टम में। एक चीज याद रखिएगा, जब एनर्जी यहां से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है, सिर्फ 10% एनर्जी जाती है, बाकी 90% रिलीज हो जाती है एटमॉस्फेयर में इन द फॉर्म ऑफ हीट, या आप जो काम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उसमें जो पोटेंशियल चाहिए वो एनर्जी रिलीज हो जाती है। सिर्फ 10% एनर्जी आगे जाती है, यानी 10% का मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा। मर्शल जी, मैंने आपको 1000 रुपए दिए या 10,000 रुपए दिए, आप 10,000 रुपए के बाद एक दिन वापस आए, एक दिन के अंदर आपने खर्च कर लिए थे और आपके पास अगले दिन सिर्फ 1000 रुपए थे। अगले दिन आपके पास, मैंने चेक किया, आपके पास सिर्फ 100 रुपए थे। अगले दिन 10 रुपए और उसके अगले दिन 1 रुपए, यानी हर एक लेवल पे 10% ही एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, बाकी सारी रिलीज हो जा रही है। अब रिलीज कैसे हो रही है? जैसे आपको मैंने पैसे दिए, आप इंजॉय कर रहे हैं, आप खा रहे हैं, खर्चा हो रहा है। ऑर्गेनिज्म में देखिए कैसे रिलीज होती है, पेड़ पौधे, उनको कंज्यूम किया चूहों ने, चूहे कुछ तो काम करेंगे, काम करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी।
तो ये 90% एनर्जी रिलीज हो जाती है, सिर्फ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी 10% होता है। क्लियर है? यस और नो बताएं प्लीज सब लोग पहले। क्लियर है? यस और नो बताएं, सबके सब बताएं प्लीज, एक दो से नहीं काम चलता। And as far as desert is concerned, डेजर्ट के एनर्जी या इकोसिस्टम प्राइमेट की बात करें तो वो अपराइट ही बनता है, क्योंकि वहां पेड़ पौधे वैसे नहीं है, लेकिन आपको डेजर्ट वाले पेड़ पौधे मिल जाएंगे। कैक्टस से लेके हिबिस्कस और बहुत सारे छोटे छोटे श्रब्स मिल जाएंगे। तो नॉर्मली अपराइट ही बनता है, ये याद रखिएगा, सीधा ही बनता है। एक्वेटिक का उल्टा बनता है क्योंकि इनका वजन हल्का है, बायोमास। सो ये जो एनर्जी सिर्फ 10% जाती है, इसको 10% लॉ भी कहते हैं, 10% लॉ। तो नेट प्रोडक्टिविटी सिर्फ 10% होती है, बाकी 90% एनर्जी लॉस हो जाती है। यही 10% लॉ दिया था रेमंड लिंडमैन ने, जो कहता है कि सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है, 90% रिलीज हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। जैसा 100% अगर एनर्जी यहां से स्टार्ट हुई तो 10%, 1%, 0.1%, 0.0%, इनमें से कोई भी अगर डेथ हो गया तो उसको डिकम्पोज करने के लिए डिकम्पोजर और रिसाइकल होकर न्यूट्रिएंट फिर वापस नीचे। प्राइमरी प्रोड्यूसर को एनर्जी कहां से मिली? सूरज से। सूरज के पास इन्फिनाइट एनर्जी है, लेकिन उसका एक अमाउंट ही प्राइमरी प्रोड्यूसर कंज्यूम कर पा रहे। तो याद रखिएगा 10% एनर्जी के अलावा बाकी सब लॉस्ट हो जाती है इन दी फॉर्म ऑफ हीट, इसको 10% लॉ कहते हैं। सो ये था 10% लॉ। इसके अलावा कुछ और पॉइंट बचे हैं, बट हमारी क्लास का टाइम आज का ओवर हो चुका है, थोड़ा एक्स्ट्रा भी हो चुका है, तो आज हम इसको यहीं रखेंगे, यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर में आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। कोई भी डाउट हो ये नंबर नोट डाउन कर लीजिए, आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में है, यहां पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। आज हमने कुछ टर्म्स की बात की जो इकोलॉजिकल जुड़े हुए, इकोलॉजी से जुड़े हुए, जिसमें अलग अलग वेरी टर्म हमने बात की और कुछ कॉन्सेप्ट की बात की, 10% लॉ की बात की। थोड़ा सा और टॉपिक इसमें बचा है जिसको हम कवर करके देन हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस को नेक्स्ट लेक्चर में। कोई भी डाउट हो प्लीज पूछ लीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। बाकी आप लेक्चर को रिव्यू कर सकते हैं, अपने सजेशन रिकमेंड कर सकते हैं, जैसे भी सजेशन है आपकी। नोट्स ऑलरेडी ग्रुप में डाउनलोड शेयर कर दिए, प्लीज डाउनलोड करके उनको गो थ्रू कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।